हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में बताना चाहूँगी। अब जैसे देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत, निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है इसमें कि विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं, ठीक है। और भारत जो है ना, जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में रहती हुई अपनी संस्कृति के माध्यम से, ठीक है, अपनी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। अब देखिए क्या है ना कि हमारे देश में संस्कृतियों पर एक दूसरे की छाप पड़ी। क्यों? क्योंकि जनजातियां अनेक थी। और देखिए ये बात एज यूजुअल है, स्वाभाविक है कि उनकी संस्कृति में भी जो है विविधता होती है, ठीक है। तो इसलिए ना ये संस्कृति जो है, जिस भारतीय संस्कृति को उभरने में योगदान किया, वह भी विविधता को धारण करने वाली हुई, ठीक है। और भाषा के क्षेत्र में भी ना यही स्थिति हुई। अब जैसे देखिए, आर्यों की भाषा ने से जो है द्रविड़ों और अनेक भाषा यानी कि भाषियों की जो है भाषाएं प्रभावित हुई। अब जैसे देखिए, असम क्षेत्र वाले यदि उत्तर भारत में आए तो वे अपनी भाषा की छाप छोड़ के जाएंगे ही। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, आखिर जनजाति कहेंगे किसे? तो मैं आपको बताती हूँ, जनजाति शब्द जो है ना, इसको परिभाषित करने के लिए बहुत मतभेद पाया गया। अब जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव शास्त्री हैं, उन्होंने जनजातियों को परिभाषित करने के लिए एक आधार माना संस्कृति को। एक चीज हम आधार नहीं मान सकते, इसमें भी क्लैश उठा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि किसी एक ही क्षेत्र में यानी कि विभिन्न जनजातियां रहती है, फिर उनकी संस्कृति को कैसे डिफाइन करेंगे? उनकी संस्कृति में एक रूपता दृष्टिगत होती है। अब जातियां तो अनेक है, संस्कृति एक पाई जा रही, तो आप संस्कृति से तो डिफाइन कर नहीं पाओगे, ठीक है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जनजातियों को परिभाषित करने के लिए केवल संस्कृति को ही आधार मापना जो है लॉजिकल नहीं है। हमें जो है संस्कृति के अतिरिक्त उनकी जो है भौगोलिक, ठीक है, भाषा, उनकी राजनीतिक अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इन जातियों का ना अपना राजनीतिक संगठन रहा होगा। लेकिन आज क्या है कि आज जो है जनजाति की परिभाषा को जो है अलग ही बढ़ता जा रहा है, चाहे वो संस्कृति की अपेक्षा हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, भाषिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक अवस्थाओं से, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं खानाबदोश के बारे में। खानाबदोश कौन होते हैं? देखिए, खानाबदोश जो है ना, मानव समाज का एक ऐसा समुदाय है जो अपने रहने के स्थान जो है बराबर बदलता रहता है, ठीक है। और देखिए, खानाबदोश जो है ना, ये जो जातियां होती हैं, इनका अपना क्षेत्र होता है और जिसमें क्या करते हैं, ये अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है घूमते फिरते रहते हैं। और उनका स्थान जो है परिवर्तन उनके खान के यानी खाद्यान्न की उपलब्धि पर निर्भर करता है। जहाँ खाद्यान्न की उपलब्धि होगी वहाँ वे पाए जाएंगे। शिकारी जो होते हैं, शिकारी खानाबदोश खेत की खोज में निरंतर जो है घूमते रहते हैं। लेकिन जो पशुपालक खानाबदोश होते हैं, वे मौसम के अनुसार अपने पशुओं के दलों को जहाँ पे घास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, इसकी खोज में रहते हैं। और एक जगह बसे हुए समुदाय यानी कि जो एक जगह पे स्टेबल होके जो है पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं, वो होते हैं एक जगह के बसे हुए समुदाय। तो हम जो है अध्याय 2, 3, 4 इसमें जो है हमने राज्यों के उत्थान और पतन देखा, ठीक है, उनकी उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों की नई किस्मों, शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में जो है कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेकिन क्या हुआ? लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो है हर जगह एक समान तो थे नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज जो है अलग अलग तरीकों से विकसित हुए, ठीक है। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या है ना कि इस उपमहाद्वीप यानी कि हमारे भारत देश के बड़े हिस्से में समाज हो गया वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। आप सभी को पता है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है। तो नियम जो है ना बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। अब इससे क्या हुआ? इससे ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता गया।
ठीक है। और क्या हुआ, दिल्ली के सुल्तानों और जो है मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। इन्हीं को हम देखेंगे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे यानी कि जनजातीय समाज के बारे में। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे तरह के समाज में भी उस समय जो है मौजूद थे। राजा प्रजा तो थी ही, दूसरे तरीके का भी समाज उस समय जो है उपलब्ध था। उपमहाद्वीप में कई समाज जो है ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे जो है असमान वर्गों में विभाजित थे, यानी कि कास्टिज्म नहीं था। ठीक है, जैसे कि 4 वर्णों में लोग बटे हुए थे ना, कुछ ऐसे भी समाज में लोग थे जो वर्गों को नहीं मानते थे। और अक्सर क्या होता था, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। क्या कहा जाता रहा है, जनजातियां। ठीक है, तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है ना नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये जो जनजातियां होती है ना, इनमें एकता पाई जाती है। आप एकता अगर सीखें तो जनजातियों को देख के सीखें, बहुत ट्रिमेंडस एकता पाई जाती है। और प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है ना नातेदारी के बंधन से जुड़े। कई जनजातियां जो होती हैं वो खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं, अपना घर चलाती हैं। कुछ दूसरी जनजातियों को ले लीजिए तो कुछ शिकारी होते हैं, कुछ संग्राहक होते हैं, कुछ पशुपालक होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया, जनजातियां क्या होती हैं, जनजातियां एक सामाजिक समुदाय है जो जो कब, जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि जो अब भी राज्य के बाहर है। ठीक है, उनका एक यूनिक पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी और जो है एक अलग क्षेत्र में वे अकेले मतलब अपने समुदाय के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत के संविधान में ना अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रोविजन भी है। ठीक है, भारत में की जनसंख्या के विषय में स्पष्ट और सुलझे विचारों का अभाव रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है कि भारत में आप देखिए, अगर मैं जनगणना के मुताबिक बताऊं तो 7.61%, मतलब लगभग 7.5% जो है जनजातियां हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, प्रायः क्या है, प्रायः जो है वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे जहाँ रहते हैं अपने निवास स्थान में, वहाँ पे पाए जाने वाले चाहे लकड़ी हो, हैं, वृक्ष में लगे फल हो, कंदमूल हो, ठीक है, तो उनका जो है पूरा इस्तेमाल जो है अपनी गतिविधियों में करते हैं। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, जैसे कि मैंने आपको बताया खानाबदोश के बारे में। वे क्या करते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। और जनजातीय समूह जो होते थे संयुक्त रूप से मतलब एक साथ जो है एक साथ रूप में भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ना वे परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा, जनजातियों के अपने नियम कायदे कानून हुआ करते थे। और ये जो महाद्वीप है यानी कि हमारे भारत देश में विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। अब देखिए, सामान्यतः क्या है कि ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम यानी कि जहां पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम जगह। ठीक है, दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली जो है समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। अब भाई, अब आप ये देखिए कि एक समाज में अगर कोई बाहरी आके प्रवेश करेगा तो टकराव तो होगा ही होगा। अब आप देखिए, हमारे भारत देश में जब अंग्रेज आए थे तो क्या हुआ था, टकराव की स्थिति आई थी। तो कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को बचाया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जनजातियों के बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या है कि ये जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जो है ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे, ये भी ध्यान रखना है। टकराव और निर्भरता, इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। अच्छा, अब आइए मेन पॉइंट में, जनजातीय लोग कौन थे इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों, ठीक है, ने जो है जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, कुछ है ना, तो उनको छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यानी कि जनजातीय लोग जो थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक यानी कि मौखिक परंपराओं में का जो है वो संरक्षण रखते थे। कहने का मतलब ये है कि जो जनजातियां होती थी वे लिखित रूप से तो दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन मौखिक और रीत रिवाज रिचुअल्स जो होते थे, ठीक है, उनका संरक्षण करते थे। ये जो है परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। अब ये देखिए लिखी नहीं गई हैं, लेकिन उनका संरक्षण मौखिक रूप से होता जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इतिहासकार जो है जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को ही इस्तेमाल कर, अब लिखी तो गई नहीं है, इसलिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग जो थे ना वो भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे, हर क्षेत्र में, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव जो है समय के साथ साथ बदलता रहा। अब देखिए, कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में जैसे देखिए खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, ठीक है। और यहाँ बाद में गख्खर लोग, ध्यान रखेंगे, गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जनजाति को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया, तो ये थे कमाल खान गख्खर, ठीक है। तो मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन, कौन, लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। अब उत्तर पश्चिम भारत की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, कौन, बलोच, कौन थी, बलोच जनजाति। अब ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, ठीक है। और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर जो है उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां जो है पूरी तरीके से इनका प्रभुत्व था। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो ये देखिए जाटवास, कोली जनजाति। मध्य प्रदेश में देखिए भील, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पोर्शन में। इधर देखिए गोंड, मध्य प्रदेश के पोर्शन में, ठीक है। और इधर देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में अहोम, कोच, ठीक है। इधर जो है मुंडा, बिहार झारखंड के क्षेत्र में। अगर नीचे जाते जाएंगे जो है तो ये देखिए भील, कोली मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साइड में, जो है कोरगी ये भी महाराष्ट्र गोवा के साइड में। साउथ में जाइए तो देखिए बेतर, मारवाड़, बादागस, ये जनजातियां हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक बार आप सरसरी निगाहों से इस मैप को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अगर पूछ लेगा कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, अब आपने तो मैप देखा नहीं, आपको पता है नहीं, तो फिर कैसे होगा। आपको देखना है मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया में भील जनजाति ज़्यादातर निवास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मौजूदा बिहार और झारखंड के, तो कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर, सरदार शाहियों का उदय हो चुका था, ठीक है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति, ध्यान रखेंगे, राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरीके से अधीन उन्हें नहीं बना पाए। बात करें अगर औरंगजेब के समय की, तो औरंगजेब के समय में ना मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में कौन आते हैं, मुंडा और संथाल थे। तो ये जो है उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करूं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी, अच्छा ये जो मैं प्रॉपर स्पेसिफिक स्थान की जनजातियां बता रही हूँ तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। लोग जो है ना कुछ और जो है दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति जो होती है भी और थी भी
पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ठीक है, 16वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी देखिए, तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। ठीक है, अपना बेस नहीं छोड़ा उन्होंने। मौजूदा अगर मैं बात करूं, मौजूदा जो है एट प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कैसे जनजातियां जो हैं वो हिरन पे आक्रमण कर रही हैं। ठीक है, देखिए रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। एक और फिगर दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, देखिए कितना चलचित्र इसका, मतलब ये जो है ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं, ठीक है, भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। ये देखिए ऊंटों पर मेवे जो हैं वो लादे जा रहे हैं और मध्य एशिया के व्यापारी जो है ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। बात कर लेते हैं अब खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। देखिए घुमंतू से साफ जाहिर है कि जो एक जगह पे न टिकते हों। ठीक है, तो खानाबदोश चरवाहे जो होते थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन जो होता था दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर डिपेंडेंट था। ठीक है, वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही कई वस्तुएं के लिए जो है ऊन, घी, इन सब का विनिमय भी करते थे। ठीक है, लेन देन करते थे यानी कि। और कुछ खानाबदोश क्या करते थे, अपने जानवरों पर जो है सामानों की ढुलाई, यानी कि जानवरों के ऊपर सामान लादकर उनकी ढुलाई भी का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारे लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंजारे जो होते थे वे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टाडा कहलाता था। ध्यान रखेंगे कारवा क्या होता था, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, एक बार और बता दे रही हूँ। देखिए जब जो है कई व्यापारी इकट्ठे होके चलते हैं लाइन वाइज, उसे कहा जाता है कारवा। और इन बंजारों के कारवा जो है वो कहलाता था टाडा। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता था, टाडा। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे जो होते थे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान जो है वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल जो है अनाज ढोते होंगे। देखिए थोड़ा सा हम इस सारांश को पढ़ते हैं। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। देखिए बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया है, आप देखिए। सुबह हमारी मुलाकात बंजारे की एक टाडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे और एक टाडा में कई परिवार होते थे। उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है। लोग जो है लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा जो है भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। ठीक है, अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा होता है ताकि वे थोड़ा सा फ़ायदा कमा सके। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टाडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से जो है सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में पैरा दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी यानी कि जो है पशु चराने वाले, ठीक है, जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरी चरागाह
घूमते रहते हैं। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृतक, गायक, ठीक है ना, और अन्य जो है तमाशबीन, भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। देखिए, कई पशुचारी जो होते थे जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। ठीक है, ये देखिए काश्य मगरमच्छ कुटिया कोट जनजाति उड़ीसा। ये देखिए बहुत भयंकर चित्रण, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाश जो है बीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अच्छा, इस वीडियो में हमने जो है सिर्फ ये जाना कि घुमंतू लोग कौन थे, यानी कि खानाबदोश लोग कौन थे, जनजातियां कौन थी। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे बदलता समाज यानी कि नई जातियां और श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो गाइस, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइस, आपको जो भी डाउट हो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक वर्ड की मीनिंग भी नहीं आ रही हो तो वो भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। तो गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाया करे। थैंक यू वेरी मच।